कृपया श्री सतपाल जी शाखा प्रधान, कृपया आप सभी ध्वजा। श्री संजय हंसवाल जी, श्री विद्यासागर जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सभी से निवेदन, ध्वजारोहण के पश्चात पीछे ले लो थोड़ा सा। शपथ के पश्चात आप शपथ पत्र पर अपना सिग्नेचर करके हमें जी, श्री राज सिंह जी, श्री सेवानंद जी, श्री राजेश जी, प्रवीण जंगड़ा, हंसी धर्मशाला प्रधान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पहुंचने पर ये हमारे बीच मंच पर है पूर्व प्रधान हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत और उनके सम्मान में विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा हरियाणा राज्यसभा का स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए मैं सुनील कुमार निश्चल, सुपुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद राज्य हरियाणा, भगवान विश्वकर्मा को साक्षी रखकर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद उप प्रधान अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण महासभा रहकर पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा और इसकी गरिमा बनाए रखूंगा। महासभा के सभी प्रतीक चिन्ह देते हुए मुख्य अतिथि को आज के कार्यक्रम के बारे में आज ये हमारे प्रदेश की जो जागरण सभा है तो इसके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री खुशीराम के पदाधिकारी हैं, जिसके उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, आज उन सभी का शपथ इस संदर्भ में पूरे हरियाणा प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से और हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, वो भी सब यहाँ पर उपस्थित थे। कुछ गए चले गए हैं, कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे समाज का एक ये सामाजिक कार्यक्रम था और इसमें सतपाल आर्य जी बंद कर दियो। ये शपथ समारोह हुआ है और इसमें श्री शंभू दयाल जी और उनके साथ ही श्री खुशीराम जी को सम्मानित करेंगे। कटिंग दोबारा जैसे मैंने बताया हमारे प्रदेश के प्रधान खुशीराम जी की जो टीम जो बनी उसमें उपाध्यक्ष और सचिव, महासचिव और जिला प्रधान, यहाँ पर उनका शपथ समारोह का कार्यक्रम पूरे प्रदेश सभा की तरफ से किया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रधान भी उपस्थित हुए, समाज के और गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर बहुत सी बातों के ऊपर चिंतन मंथन हुआ है कि हमें शादियों में कम से कम खर्चा करें, जो भी कुप्रथाएं हैं, मृतक भोज की है और किस्म की है, उनके ऊपर रोक लगाएं
और प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना आपके बजट में जो निर्धारित की है भारत सरकार द्वारा, उसके ऊपर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का पूरे विश्वकर्मा समाज ने धन्यवाद किया है कि अब लंबे समय से देश में मेक इन इंडिया नहीं था, शिल्पकारों के हाथ का काम विदेशी कंपनियों ने छीन लिया था। अब नया युग दोबारा शुरू हो रहा है और भारत सरकार ने बजट में इसका बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो पेशेवर कारीगर लोग हैं, जो दस्तकार लोग हैं, उनको आधुनिक कलाओं का प्रशिक्षण देके और उनको उत्पादन के लिए भी हम आर्थिक मदद करेंगे और उसके बाद जो उसका उत्पादन की जो की व्यवस्था है वो MSME चेन से जोड़ के और उसी निर्यात की और देश में भी खरीदने की व्यवस्था करवाएंगे और जो बढ़िया उत्पाद करेगा उसको विश्वकर्मा कौशल सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसी भारत सरकार ने योजना की है, उसके ऊपर भी चिंतन मंथन हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का पूरे यहाँ पर हाउस में सर्वसम्मति से यहाँ पर सभा में धन्यवाद किया है और पूरे समाज ने भी ये बात निर्णय किया है कि आगे से हम जो सामाजिक छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं उनके भी प्रतिबंध लगाएंगे। विवाह में शादी में ज़्यादा खर्चा ना करना, भरतक भोज ना करना और आपस में सद्भाव प्रेम बना के रखना, इन सभी सामाजिक विषयों बातों को विचार विमर्श हुआ है और अच्छे फैसले लिए। पूर्ववर्ती सरकारों की बात करो और इस सरकार में क्या समाज को उचित मान सम्मान मिल पाया है? देखिए, मैं राज्यसभा में हूँ और कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपये लग जाता है राज्यसभा में जाने के लिए। मुझे 100 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़े। ये मेरा नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लास का, पूरे विश्वकर्मा समाज का सम्मान है और भारत की कैबिनेट के अंदर 27% पूरी हिस्सेदारी कैबिनेट मंत्रियों में जो राज्य मंत्री के रूप में भी नरेंद्र मोदी ने दी है, ये पहली बार हुआ है। वहीं से उन्होंने व्यवस्था शुरू कर दी कि समाज की हिस्सेदारी हम पूरी दें। तो इस सरकार में और सरकारों में ये मूलभूत अंतर है कि आम आदमी की उत्थान की योजना और डिजिटल जो ट्रांसफ़र बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो योजना चलाई है। जो राजीव गांधी कहते थे कि हम तो 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 रुपये मिलता है, 85 रास्ते में लीक हो जाता है, लेकिन अब 100 भेजते हैं तो 100 का 100 मिलता है। ये आज की सरकारों में पिछली सरकारों में अंतर है। अगर बात कर रहे राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि OBC को उन्होंने टारगेट किया और सम्मान प्राप्त किया। मैं तो ये मानता हूँ कि मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते एक आदमी को बहुत ही सभ्यता से, संजीदगी से, सोच समझ के अपनी बात कहनी चाहिए। ये कह देना कि जिसका भी सरनेम मोदी है वही चोर निकलता है, ये तो एक आदमी का नहीं, ये पूरे समाज का अपमान है और इसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़े। 2 साल की सज़ा हुई। कहीं लग रहा है कि उंगली कट कर शहीद बनना चाह रहे हैं? देखिए, उंगली कटाने से कोई शहीद नहीं होता, शहीद तो सिर कटाने से ही होता है और सारी दुनिया इस बात को समझती है कि किसकी क्या असलियत है, क्या है, वो सब असली नकली चेहरे दुनिया पहचानती है। तो इसमें कोई किसी को कोई संदेशा नहीं है कि मोदी जी का मुकाबला ना राहुल कभी कर सकते ना करें। तो आज सत्याग्रह भी किया है कांग्रेस ने। हाँ, आज सत्याग्रह भी किया, इसको लेकर करें, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ये तो लोकतंत्र है, सबका हक है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। जांगीर समाज के युवाओं को जो ताकत देने की बात है वो कहाँ तक सही साबित होगी? देखिए, हमने यही कहा है कि युवा वर्ग शिक्षा की तरफ, राजनीति की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं, उसके लिए हम उनको पूरा मार्गदर्शन करेंगे और आज हमारी युवा शक्ति जो है ना पूरी तरह से सक्रिय रूप से इसको। ठीक है सर। दुनिया पर यकीन करती है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और जितने भी देश के अंदर हमारे समाज के लोगों ने तरक्की की है, उन्होंने कभी ना तो सब्सिडी खाई, ना कोई टैक्स चोरी की, ना कोई लोन खाया, ना किसी की उधारी खाई। मुंबई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर रामपाल जी चले गए, इन्होंने भी गांव से, छोटावास से जाके वहां मजदूरी के रूप में काम शुरू किया था। आज वही आदमी अकेले महासभा में 1.25 करोड़ रुपए दान देने की हिम्मत रखता है। हमारे समाज के मुंबई के अंदर कुलरिया परिवार, शंकर जी हैं, नरसिंह जी हैं। आपको जानकारी दे दूं, राम मंदिर के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का दान 111 करोड़ रुपए हमारी बिरादरी के नरसिंह कुलरिया का है। 111 करोड़ रुपए। कितनी वो गौशालाएं चलाते हैं, कितने हॉस्पिटल और विद्यालय चलाते हैं और आज हमें ये गौरव प्राप्त है
कि हिंदुस्तान की जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसका निर्माण भी नरसिंह गुलेरिया जी कर रहे हैं। कभी कोई सब्सिडी नहीं खाई, कभी कोई चंदा नहीं खाया, कभी कोई लोन नहीं खाया, कभी कोई टैक्स की चोरी नहीं की। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल के ऊपर कारीगर से कारोबारी बने और हर कारीगर को कारोबारी बनने का सपना साकार करने के लिए भारत सरकार ने योजना तैयार कर दी है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूं कि अपना संगठन बना के रखें, एक दूसरे की मदद करने की आपका एक स्वभाव बनाएं। अरे एक बार एक राजा ने परीक्षा ली, आदमी का नाम अपने आप हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे सम्माननीय है हमारे, जितने भी यहां पर बैठे हैं, चाहे वो सामने बैठे हैं चाहे मंच पर बैठे हैं, सारे भाई बराबर हैं, सब सम्माननीय है। इसलिए किसी को अपने अहंकार के ऊपर कोई चोट लगाने की जरूरत नहीं। ये छोटी मोटी बातें हैं, कई बार आदमी का नाम रह जाता है, अच्छे अच्छे आदमी का दीपक के नीचे अंधेरे रह जाता है। तो इसमें काम करते रहे। आपने जो कर्म का बीज बो दिया उसको कोई छीनने वाला नहीं। ने अभी कर्म नासो अस्ति प्रत्यवाय न वेदते, उसका उल्टा परिणाम भी कभी नहीं होता है। जो अपना अच्छा कर्म किया उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। मैं एक बात और अब चाहता हूं खुशीराम जी, एक नए युग का सूत्रपात अपने समाज में भी होना चाहिए। केवल मात्र हम सदस्य बन जाएं, बजट बढ़ा लें, यही केवल मात्र सभा का उद्देश्य नहीं। समाज में एक एक कुरीति के ऊपर चोट होनी चाहिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सांस्कृतिक चुनौती, बिजली का अभाव भी दूर हो जाएगा, पानी का अभाव भी दूर हो जाएगा, पैसे का अभाव भी दूर हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगी, लेकिन संस्कृति की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आज जब देखते हैं विवाह शादियों के अंदर शराब के दौर चलते हैं, डीजे चलते हैं। अरे हम बारात में जाया करते ना, छोटे थे तो 3-3 4-4 रोटी मैंने खाई हुई। आगे आगे बीन का लहरा बजता हुआ चलता था, बारात का निमंत्रण आता था। जिस गली से गुजरते थे शाम को उस गली की गाय भैंसे 2 लीटर दूध ज्यादा दे देती थी। आज जिस गली से डीजे चला जाता है शाम को भैंस उखड़ जाती है, दूध नहीं देती। ये सांस्कृतिक गिरावट है। एक एक चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये पारसी समाज क्यों तरक्की कर गया? हिंदुस्तान का सबसे इंटेलिजेंट समाज है पारसी, और ये क्या नाम है इनका, ये जो मिश्रा सक्सेना वगैरह है, कायस्थ समाज। और ये सबसे बड़ा हमारे समाज का एक घटक है जो सरदारों में जो सफेद पगड़ी रो रखते हैं, नामधारी समाज। 1 रुपए की गुरुद्वारे में शादी करते हैं, 1 रुपए की। बहू भी वही होती है, बच्चे भी वही होते हैं आगे। अब इसको चाहे 1 करोड़ में कर लो चाहे 1 रुपए में कर लो। मैं जो बात कहूंगा मैं अपने ऊपर पहले लागू करूंगा, तब आपके सामने कहूंगा। मैंने अपने बेटियों की शादी में घुड़चड़ी भी नहीं करवाई। मैंने कहा पैसे दे के बेइज्जती करवानी, बेइज्जती तो मुफ्त में भी नहीं करवानी चाहिए। आगे आगे डीजे चलेगा, माँ बहन चलेंगी, वो बेहुदे गाने गाते चलेंगे, पैसे दे के बेइज्जती करवानी नहीं करवाएंगे। मेरे बच्चों ने भी कोई आग्रह नहीं किया। घर की जो गाड़ियां थी उन्हीं में बारात ले गए। अगले को भी नहीं कहा कि कोई बैंक्वेट हॉल करवा लेना या कोई धर्मशाला मंदिर करवा, नहीं, तेरे घर में आके बैठक में बहू को फेरे देवा के ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? बहू तो वही आनी, कितनी किसी तरह नाच कूद के लिए।
मैं जब तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा मैं आपके सामने भी कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए मैंने वो चीजें आपके सामने मैं कहता हूं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। अगर हम पैसा उधार लेके शादी के अंदर या हमारे पास भी है जो पैसा उसको भी बेरहमी से खर्चेंगे, बजाय उस पैसे को हम समाज के किसी भी विकास में खर्च कर सकते हैं। समाज में कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके सामने चुनौती है, आर्थिक चुनौती, उनके पास संसाधन नहीं है, उनकी मदद करें। एक शादी में इतना पैसा बर्बाद करें, इतने 10 बच्चों की मदद कर दें, 10 और गरीबों की लड़कियों की शादी करवा दें। तो ये काफी खुशराम जी मुझे बता रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हम ऐसी संगोष्ठियां करते हैं। इनमें स्वागत कार्यक्रम तो मैं तो इनके खिलाफ, इनमें ज्यादा लंबा स्वागत कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। समाज जब बैठा है पूरे हरियाणा प्रदेश से आया तो कोई बेहतर से बेहतरीन फैसला लेके उठे जिससे समाज में कोई नई एक रोशनी आए। ये स्वागत कार्यक्रम अगर आप एक दूसरे को बोरा साहब कहोगे तो सारे यादव साहब हो जाओगे, नहीं तो हीर के हीर रह जाओगे। अपने आप को स्वागत अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपने आपस में इज्जत करना सीख जाओगे, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। मैं आखिरी में 2 बातें कह के कि आज जैसा मैंने कहा समाज में शिक्षा का दौर भी चला, समाज में आर्थिक रूप से बढ़ने का भी आगे दौर चला। समाज के लोगों ने काफी ऐसे संगठन भी बनाए हैं, छात्रवृत्ति देने के संगठन, और यहाँ तक कि अजमेर में तो जांगड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक भी बना है। मैंने देखा रामगढ़िया विकास बोर्ड का दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बैंक है जो आपस में मदद करते हैं। कितने लोगों ने उसके माध्यम से तरक्की की है, लेकिन उसके साथ साथ आज आपके साथ सरकार भी खड़ी हो गई आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए बच्चों को हर क्षेत्र के अंदर निकालिए। जो मेरे वाला क्षेत्र है ये थोड़ा सा कठिन ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के अंदर रुचि है तो आए आगे, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि एक सच्चाई है, कटु सत्य है कि जिस पंचायत में हक और हकूक का बंटवारा होता है वो पंचायत या तो हिंदुस्तान की लोकसभा राज्यसभा है या प्रदेश की विधानसभा है, और उस पंचायत में जिस वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं होता उसके हिस्से का लोग बांट के खा जाते हैं। अगर उस पंचायत में प्रतिनिधित्व होता है, आपकी कोई न कोई आवाज उठाने वाला होता है, तो आप जो कुछ सरकार को देते हैं उस बजट में से आपको भी मिल जाता है। और समाज के कितने बच्चे ऐसे जो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अच्छे अफसर के लिए चुनाव जिनका हो गया, उनको भी अगर कोई राजनीतिक बैक नहीं हो तो अच्छी तरह से सीट भी नहीं मिलती, खुटे लाइन रहते हैं। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत जरूरी है ये, वरना बड़ियों के पास तो हमारे से ज्यादा कारोबार है, पंजाबी भाइयों के साथ हमारे से ज्यादा कारोबार है, लेकिन वो राजनीति के अंदर बराबर हिस्सेदारी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वहां ऊपर कोई नहीं होगा तो हमारा कमाया हुआ भी कोई सुख से नहीं खाने देगा। उस ताकत के बगैर अपने कमाई भी कोई नहीं खाने देता है। और एक ताकत मिलती है, आज भारत सरकार के अंदर 5 करोड़ रुपए का सालाना का बजट में आपकी हिस्सेदारी इसलिए है कि मैं आपका प्रतिनिधि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं। अब आपको 21 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए जितना जोर लगाना पड़ेगा, मैं अपने 1 साल के बजट में से आम स्वभाव रूप से 21 लाख रुपए यहां दे सकता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। वो मैं जो भी आप चिंता मत करो, क्योंकि मेरे जिम्मे जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं जांगड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब क्योंकि मैं राजनीति पूरे बैकवर्ड क्लासेस की करता रहा हूं और आज भी करता हूं, हर वर्ग के लिए मेरा चिंतन रहता है, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए मुझे कुम्हार भी बुलाते हैं, सुनार भी बुलाते हैं, नाई भी बुलाते हैं, जोगी भी बुलाते हैं, बैरागी भी बुलाते हैं, कश्यप भी बुलाते हैं। और
एक लोकसभा का जो सदस्य होता है वो केवल अपनी लोकसभा में दे सकता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य पूरे प्रदेश में दे सकता है, इसलिए पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैंने खाटू श्याम की भी घोषणा की है। अब मेरा 2 करोड़ रुपये बजट आया था, मेरे एस्टिमेट 2 करोड़ 50 लाख की एडवांस गए हुए हैं। तो जैसे ही उसकी यूसी चली जाएगी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, तो इसी साल के 5 करोड़ रुपए मेरे बकाया पड़े हैं वो आ जाएंगे। वो आते ही मैं खाटू श्याम वाले भी भेज दूंगा, यहाँ वाले भी दे दूंगा। तो मैंने बोल दिया 21 ही दे दूंगा, चिंता मत करो। श्री रामचंद्र कांग्रेस, श्री रामचंद्र जांगड़ा। और मैं वो तो मेरा है, लेकिन और भी तो मेरे बहुत साथी हैं। अब कृष्ण पवार जी हैं मेरे अच्छे साथी, वो भी राज्यसभा में है। डीपी वत्स जी है मेरे अच्छे साथी, वो भी राज्यसभा में है। मेरे से कमी पड़ेगी, उनको बुला के दिलवा दूंगा, क्या दिक्कत। 5-5 करोड़ रुपया सबको मिलता है, मेरे को अकेले को नहीं मिलता। तो राजनीति एक ऐसी चीज है, ये सब तालों की चाबी है, ये सबको खोल देती है। इसके बगैर सम्मान नहीं मिलता है आज के युग के अंदर। अगर आपका कोई न कोई आधारित बहुत, मैं रोजाना भुगतता हूँ ये मामले, मैं रोजाना कोई न कोई ऐसा आता है समाज का व्यक्ति, मेरे साथ वहां पर जाती होगी, कितना कहता मैं थानेदारों के लिए